हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच। आपका हमराज आर जे 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो नैन वाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर आपके पास करंट पल्स रेडियो यानी कि CPR लेकर आज की ताज़ा तरीन खबरें। ये खबरें हम लोग लाते हैं आप लोगों के पास BBC हिंदी के माध्यम से, उनको हम धन्यवाद कहते हैं। और आज की खबरें खेल के पृष्ठभूमि से। विमेंस प्रीमियर लीग स्मृति मंधाना ने टीम को चैंपियन बनाकर बढ़ाया विराट कोहली पर दबाव। स्मृति मंधाना ने फैफ डू प्लेसी और विराट कोहली पर दबाव बढ़ा दिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम टाटा विमेंस प्रीमियर लीग के दूसरे एडिशन की चैंपियन बन गई है, जबकि पुरुष टीम बीते 16 साल से चैंपियन नहीं बन पाई है। रविवार को खेले गए फाइनल में बेंगलोर ने दिल्ली को 8 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। क्रिकेट पंडितों ने दिल्ली को मजबूत बताया था। दांव दिल्ली कैपिटल्स पर लगा हुआ था क्योंकि मैग लेनिंग की करिश्माई कप्तानी में दिल्ली की टीम 8 मैचों में 12 अंकों के साथ लीग मुकाबले में टॉप पर रही थी। इसके अलावा दिल्ली की टीम पिछले 4 मुकाबलों में RCB से कभी नहीं हारी थी। दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम उतार चढ़ाव भरे प्रदर्शन के बाद लीग मुकाबले में तीसरे नंबर पर रही, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत हुई तो स्मृति मंधाना की टीम ने निराश नहीं किया। शुक्रवार को एलिमिनेटर में पिछले चैंपियन मुंबई इंडियंस को 5 रनों से हरा दिया और फाइनल में तमाम क्रिकेट पंडितों को गलत साबित करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खिताब पर कब्जा कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम टूर्नामेंट के पहले सीजन में भी फाइनल में पहुंची थी। पिछली बार मुंबई से 7 विकेट से हारी थी। दिल्ली ने जीता टॉस। दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मैग लेनिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस के बाद बातचीत में बताया कि वे भी पहले बल्लेबाजी ही करती। मैग लेनिंग और शेफाली वर्मा ने दिल्ली को अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ने पावर प्ले में 10.17 के रन रेट से 61 रन जोड़े। ऐसा लगा कि इस बार सबसे दमदार प्रदर्शन कर फाइनल में पहुंची टीम एक बड़ा स्कोर खड़ा कर लेगी। सोफी का खतरनाक ओवर, लेकिन फिर मैच में बड़ा मोड़ आया। सोफी मोलिनेक्स ने एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर दिल्ली की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की मैच में जबरदस्त वापसी कराई। पारी के 8वें ओवर में सोफी मोलिनेक्स ने लेनिंग और शेफाली की खतरनाक हो रही साझेदारी को तोड़ा। शेफाली वर्मा ने 27 गेंदों पर 44 रन बनाए, जिनमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। एक गेंद बाद सोफी जेमिमा रॉड्रिक्स को 0 पर आउट कर दिया और अगली गेंद पर एलिस कैप्सी भी उनका शिकार बन गई। स्वीप के लिए जाते समय कैप्सी बहुत ज़्यादा आगे निकल गई और पूरी तरह से चूक गई और गेंद स्टंप से टकरा गई। 64 के स्कोर पर 3 विकेट गिर गए। ताश के पत्तों की तरह पारी ढही। श्रेयंका पाटिल ने कप्तान मैग लेनिंग 23 रन पर पवेलियन भेज दिया था। लैथपॉल को ऑन साइड पर पुश करने की कोशिश में लेनिंग चूक गई और बैकफुट पर गेंद उनके पैर से जा टकराई। दिल्ली कैपिटल्स की पारी बिखरती चली गई। आशा शोभना ने एक ही ओवर में ऑलराउंडर मॉरिसन कप और जेस जोनासन की विकेट लिए थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के गेंदबाजों ने दिल्ली की पारी 9 गेंद रहे थे सिर्फ 113 रन पर समेट दी। 9 विकेट स्पिनरों के हाथ लगे। श्रेयंका पाटिल ने 12 रन देकर 4, जबकि सोफी मोलिनेक्स ने 20 रन देकर 3 विकेट लिए। बेंगलोर ने की सधी हुई शुरुआत। बेंगलोर की कप्तान स्मृति मंधाना और सोफी डिवाइन ने 114 रन का पीछा संभल कर शुरू किया। पावर प्ले में सिर्फ 25 रन बने मगर विकेट नहीं गिरे। की बल्लेबाज सोफी डिवाइन ने राधा यादव के एक ही ओवर में 3 चौके और 1 छक्का सहित 28 रन बनाकर रन गति को बढ़ाने की कोशिश की। शिखा पांडे ने दिल्ली कैपिटल्स को पहली और अहम सफलता दिलाई। डिवाइन 32 रन बनाकर आउट हुई। स्कोर अभी 49 रन तक ही पहुंचा था। एलिस पेरी रही जीत की नायिका। मंधाना और ऑलराउंडर एलिस पेरी ने 33 रन जोड़कर स्कोर 82 रन तक पहुंचाया। मिन्नू मानी ने स्मृति मंधाना का बड़ा विकेट हासिल कर मैच में रोमांच लाने की कोशिश की। स्मृति ने आउट होने से पहले 31 रन बनाए। टीम को जीत के लिए अब भी 30 गेंद पर 32 रन बनाने थे। अनुभवी एलिस पेरी ने ऋचा घोष के साथ मिलकर 3 गेंद शेष रहते जीत दिला दी। ऑलराउंडर एलिस पेरी की RCB की सफलता में सबसे बड़ी भूमिका रही। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 347 रन बनाने के अलावा इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने गेंद से भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है और 7 विकेट लिए। दमदार रहा था दिल्ली का प्रदर्शन। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मैग लेनिंग ने आगे बढ़कर टीम का नेतृत्व किया है और 9 पारियों में 331 रन बनाया और सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों में दूसरे नंबर पर रही। दिल्ली की टीम का प्रदर्शन कितना ज़बरदस्त रहा इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस सीज़न टीम लीग में सिर्फ 2 मैच हारी थी, मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के खिलाफ, लेकिन फाइनल में टीम बुरी तरह बिखर गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की गेंदबाजी टूर्नामेंट में प्रभावशाली रही। श्रेयंका पाटिल ने सबसे ज़्यादा 13, जबकि आशा शोभना ने 12 विकेट लिए थे। और कुछ और भी खबरें आप लोगों के पास लेकर आता हूँ। इस बार खबर इतिहास के पन्नों से। मिस्र के पिरामिड की मरम्मत का दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट क्यों कर रहे हैं विरोध, दुनिया जहान। मिस्र के गीजा का ग्रेट पिरामिड, जिसे करीब 4500 साल पहले बनाया गया था, कायरा के
जिसको हम केरू भी कहते हैं, कि दक्षिण पश्चिम में फैले रेगिस्तान में ये ग्रेट पिरामिड एक महान सभ्यता की काबिलियत और जीवटता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। लेकिन ग्रेट पिरामिड और उसके पास ही बने 2 अन्य पिरामिड अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। पिछली कुछ सदियों के दौरान उन्हें काफ़ी क्षति पहुंची है। उनके भीतर रखे खजाने लूट लिए गए, ढांचे की बाहरी परत को भी नुकसान पहुंचाया गया। गीज़ा के मेनकोरे पिरामिड को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि मिस्र का एंटीक्विटीज़ डिपार्टमेंट या पुरातन विभाग इस पिरामिड का जीर्णोद्धार कराना चाहता है, यानी उसकी मरम्मत और रेनोवेशन कराना चाहता है। मिस्र के पुरातन विभाग के प्रमुख इस योजना को इस सदी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताते हुए कह रहे हैं कि मिस्र की ओर से विश्व को दिया जाने वाला तोहफा होगा। लेकिन कई लोग मानते हैं कि जीर्णोद्धार का ये प्रोजेक्ट पुरातत्वीय संरक्षण के नियमों और सिद्धांत के अनुसार नहीं है। देश के भीतर और बाहर इस योजना का विरोध हो रहा है। इसकी वजह से शायद प्रशासन इस विषय में दोबारा सोचने को मजबूर हो सकता है। इस हफ्ते दुनिया जान में हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मिस्र के पिरामिड के साथ क्या हुआ है। यूके की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में इजिप्टोलॉजी यानी मिस्र संबंधी विषयों के प्रोफेसर एडन डॉटसन पिरामिड के बारे में कहते हैं, मिस्र के पिरामिड दरअसल मकबरे हैं, और जिन शाही पिरामिडों की हम बात कर रहे हैं वो खास किस्म के मकबरे हैं। इसके 3 पहलू हैं, जिसमें से एक है इसकी नुकीली चोटी। शाही मकबरे के भीतर एक कमरा होता है जिसमें कब्र होती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह अनंत काल का शयन कक्ष भी है। शाही मकबरे का दूसरा पहलू ये होता है कि इसमें मृतक इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच संपर्क साधे रह सकता है। इसलिए वहाँ एक मंदिर या प्रार्थना स्थल भी होता है जहाँ लोग प्रार्थना कर सकते हैं या मृतक को भेंट दे सकते हैं, और जहाँ मृतक की आत्मा इस दुनिया में आ सकती है। पिरामिड के समय यानी ईसा पूर्व 2600 और ईसा पूर्व 1550 के दौरान पिरामिड को इसके 2 पहलुओं के माध्यम से देखा गया, यानी वो मकबरे भी थे और प्रार्थना स्थल भी। शाही मकबरों के लिए पिरामिड का आकार ही क्यों चुना गया, इस बारे में पुख्ता तौर पर कुछ कहना तो मुश्किल है, मगर एडन डॉटसन कहते हैं कि इसका संबंध मिस्र के सूर्य देवता रॉ से हो सकता है, जिन्हें मिस्र के मिथकों के सभी देवों का पिता माना जाता है। एडन डॉटसन कहते हैं एक धारणा यह है कि पिरामिड का आकार आसमान से धरती पर सूर्य की किरणें के फैलने को दर्शाता है। गीज़ा के मैदानी इलाके में जो 3 पिरामिड हैं उनमें मेनकोरे पिरामिड सबसे छोटा है, जिसकी ऊंचाई करीब 60 मीटर है और इसका तल सभी दिशाओं से 100 मीटर तक फैला हुआ है। एडन डॉटसन का कहना है कि मेनकोरे का पिरामिड छोटा जरूर था, लेकिन अन्य पिरामिड की तुलना में अधिक शानदार था। उसके निचले हिस्से की दीवारों पर ग्रेनाइट की परत थी। सभी पिरामिडों की बाहरी दीवारें अब सीढ़ियों के समान हो गई हैं, लेकिन पहले इसकी बाहरी दीवारों पर मुलायम पत्थरों की परत हुआ करती थी। इसके लिए पॉलिश किए गए चूना पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। मेनकोरे पिरामिड के करीब आधे हिस्से पर ग्रेनाइट पत्थरों की परत थी। इस लाल ग्रेनाइट के हर ब्लॉक का वजन 2 टन से ज़्यादा होता था, जिन्हें 500 मील दूर स्थित असवान से नील नदी के जरिए पेड़ों पर लाया गया था। एडन डॉटसन ने कहा कि मेनकोरे पिरामिड की बाहरी परत करीब पूरी उखड़ गई है, उसकी एक दीवार में बड़ा छेद भी है। कहा जाता है कि मिस्र के एक मध्यकालीन राजा ने इसे ढहाने की कोशिश की थी। अब इस पिरामिड के केवल 1529% हिस्से पर ही ग्रेनाइट की परत बरकरार है। पिरामिड के गिर्द रेत पर ग्रेनाइट पत्थरों के टूटे हुए ब्लॉक पड़े हैं। इसके ऊपरी हिस्से पर से अच्छी क्वालिटी के पॉलिश्ड चूना पत्थर की परत पहले ही उतारी जा चुकी है। शायद मध्यकालीन काहिरा में उन पत्थरों को उतारकर मस्जिदों में इस्तेमाल कर लिया गया था। अब मेनकोरे पिरामिड के जीर्णोद्धार के लिए जो योजना बनाई जा रही है उसका नेतृत्व डॉक्टर मुस्तफ़ा वजीरी कर रहे हैं, जो मिस्र के पुरातन विभाग के प्रमुख हैं। वो खुद एक जाने माने पुरातत्ववेत्ता हैं, लेकिन उनकी योजना विवादों में घिर गई है। पिरामिडों के लिए योजना। करीब 1 महीने पहले मुस्तफ़ा वजीरी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो मेनकोरे पिरामिड के पास एक ग्रेनाइट पत्थर की शिला पर खड़े दिख रहे थे। उनके इर्द गिर्द कई मजदूर पिरामिड पर काम कर रहे थे। इस वीडियो से संकेत दिया जा रहा था कि वहां काम शुरू हो चुका है। न्यूजीलैंड की ऑकलैंड यूनिवर्सिटी में प्राचीन इतिहास की प्रोफेसर डॉक्टर जेनिफर हेलूम का कहना है कि इस वीडियो को देखकर जरा भी अंदाजा नहीं लगता है कि वहां कितने बड़े स्तर पर काम होने वाला है। पहले कभी भी इतने बड़े स्तर पर काम नहीं किया गया है। वो दिखा रहे थे कि वो कैसे इस पिरामिड की मरम्मत का काम करेंगे। वो इस वीडियो में अरबी भाषा में मजदूरों से बात कर रहे थे। लग रहा था जैसे ये मजदूर पिरामिड के इर्द गिर्द पड़ा मलबा हटा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वीडियो मीडिया में दिखाने के उद्देश्य से बनाया गया हो। दुनिया भर के इजिप्टोलॉजिस्ट और पुरातत्ववेत्ताओं को इस घटना से काफ़ी आश्चर्य हुआ। इस पर तीखी प्रतिक्रिया आई। फौरन ही मिस्र की सरकार ने विशेषज्ञों की समिति का गठन किया। इस समिति ने इस योजना का विरोध किया है, लेकिन मेनकोरे के पिरामिड के जीर्णोद्धार के बारे में मिस्र के पुरातन विभाग के प्रमुख का क्या सुझाव था? डॉक्टर जेनिफर हेलूम ने कहा, हमें पता चला है कि उन्होंने एक जापानी गुट के साथ संपर्क किया है। कहा जाता है कि वो लोग मेनकोरे पिरामिड पर दोबारा ग्रेनाइट की परत चढ़ाना चाहते हैं। ये ग्रेनाइट गीज़ा के अन्य पिरामिडों में इस्तेमाल हुए पत्थरों से अलग है। वो कहते हैं कि इन ग्रेनाइट पत्थरों का इस पिरामिड के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला था। ग्रेनाइट की परतों की 7 पंक्तियों में इस्तेमाल हो सके इतना ग्रेनाइट पत्थर पहले ही वहाँ मौजूद है।
वो कहते हैं कि इस पिरामिड पर से ग्रेनाइट की 9 पंक्तियों की परत गायब है, जिसे वो दोबारा पिरामिड पर चढ़ाना चाहते हैं। क्या ये अच्छी योजना है? डॉक्टर जेनिफर हेलुम कहती हैं, सवाल ये है कि क्या उन्होंने इस बारे में सोचा है कि मूल तौर पर जो चूना पत्थर वहाँ लगा है वो पहले ही अच्छे स्तर का नहीं था, इसलिए उस पर ग्रेनाइट की परत चढ़ानी पड़ी थी। सैकड़ों सालों से मौसम की मार के पत्थर के उन ब्लॉक की स्थिति और ख़राब हो चुकी है। क्या उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि वो अब कितने स्थिर हैं? वहाँ जो ग्रेनाइट के ब्लॉक्स पड़े हैं उन्हें पॉलिश नहीं किया गया, क्योंकि उन ब्लॉक्स को पिरामिड में लगाने से ठीक पहले पॉलिश किया जाता था और सही आकार दिया जाता था। इन पत्थरों को पॉलिश नहीं किया गया, इसलिए अगर इनकी परत चढ़ाई गई तो वो मूल पिरामिड से मेल नहीं खाएगी। कोई भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि मेनकोरे पिरामिड के पास पड़े ग्रेनाइट के ब्लॉक पहले कभी उस पिरामिड पर लगे हुए थे या नहीं। कुछ इजिप्टोप्लाजिस्ट या मिस्र संबंधी विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि मेनकोरे कम उम्र में ही चल बसे थे, इसलिए उनके पिरामिड का निर्माण अधूरा रह गया था, जिसकी वजह से इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री वहीं की वहीं पड़ी रह गई। मगर अब इन ग्रेनाइट ब्लॉक्स को पिरामिड में लगाने की योजना से पुरातत्व शास्त्र के मौलिक सिद्धांतों पर ही बहस छिड़ गई है। डॉक्टर जेनिफर हेलुम का कहना है कि इस पिरामिड के संरक्षण के बजाय उसका नवीनीकरण किया जा रहा है, जो कि दुनिया भर की प्राचीन विरासतों के संरक्षण के लिए बनी वेनिस संधि के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। डॉक्टर जेनिफर हेलुम कहती हैं कि इस काम के संबंध में मुस्तफा वजीरी ने यूनेस्को और उससे जुड़े पुरातत्व विद्ताओं से सलाह मशवरा नहीं किया है। उनकी नाटकीय वीडियो का मकसद पिरामिड के बारे में हंगामा खड़ा करना था, लेकिन इस हंगामे से अगर दुनिया का ध्यान पिरामिड पर केंद्रित होता है तो इससे पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है। आप लोगों के पास कुछ और भी खबरें लेकर आऊँगा कल इसी तरह से करंट पल्स रेडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर। धन्यवाद।